अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 2025 के आउटलुक की बात करते हैं। 2024 का अंत काफ़ी ख़राब रहा है। वैसे साल पूरा बुरा नहीं रहा, खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जुड़े हैं, जो 3 दशक के करीब का अनुभव रखते हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय क्या करना है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। 2025 की बात करें इससे पहले, इस समय का जो मार्केट का टेक्सचर है, ऐसा क्या बिगड़ा है मार्केट में जो कोई रैली टिक ही नहीं पा रही है और लगातार हम इतनी करेक्शन देख रहे हैं, खासतौर से बड़े स्टॉक्स में? नमस्कार अनुज। देखिए, हम निफ्टी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो निफ्टी अपने सितंबर के पीक से 8-9% नीचे है और काफी निफ्टी में जो स्टॉक्स है वो भी नीचे है, आई एग्री। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस देखें तो वो इतने डाउन नहीं है। और हमारा व्यू काफी टाइम से यही रहा है कि जो निफ्टी की कॉम्पोजिशन है वो काफी हद तक ग्लोबल कमोडिटीज एंड IT के लिंक्ड हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो हमें ग्लोबल स्लो डाउन जो दिख रहा है उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी हमें टू सम एक्सटेंट दिखता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट में देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी अभी भी रोबस्ट है। और मार्केट अभी तक मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैल्यूएशंस में अगर देखूं और ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द मार्केट में देखूं स्टॉक्स के रिजल्ट्स पे, तो काफी रैशनल रहा है। अच्छे रिजल्ट्स को रिवॉर्ड मिल रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। और जहां पे रिजल्ट्स कम आ रहे हैं या डिसअपॉइंट कर रहे हैं वहां पे स्टॉक की पनिशमेंट हो रही है। तो अभी तक मैं कहूंगा ये जो ओवरऑल सिचुएशन है वो रैशनल है। और अर्निंग्स ग्रोथ को फोकस करें। अगर जहां हमें अर्निंग्स अपग्रेड दिख रहे हैं, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वहां पे अभी भी स्टॉक पिकिंग की काफी गुंजाइश है। ग्लोबल बैकड्रॉप मैं कहूंगा जिस तरह से डॉलर की स्ट्रेंथ हो रही है उसकी उसकी वो वजह से काफी सारा जो इक्विटी का ग्लोबल पैसा है वो US मार्केट्स की ओर जा रहा है। तो न सिर्फ इंडिया लेकिन बाकी सब मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि इक्विटी के आउटफ्लोज हैं और बाकी सब करेंसीज में वीकनेस है कंपेयर टू द US डॉलर। तो ये एक बैकड्रॉप बन रहा है ग्लोबल सिचुएशन का। लेकिन इंडिया, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अभी भी मैं कहूंगा कि अर्निंग्स पे फोकस करें, अर्निंग्स डिविजन्स पे फोकस करें। तो आपकी इस समय 2025 के लिए फिर क्या थीम्स मेन रहेंगी? कहाँ पर आप इस समय ओवरवेट हैं और पोजीशंस ऐड कर रहे हैं इस समय अपने फंड्स में? बिल्कुल। तो एक तो ब्रॉड थीम यही रहा है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है अभी भी रिलेटिव टू द अदर ग्लोबल इकोनॉमीज हमारी काफी रोबस्ट है। दूसरा एक मैं देख रहा हूं कि जो फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम हुई थी वो अब जाके पिकअप होने की उम्मीद है और हो भी रही है। हम देख रहे हैं ऑर्डरिंग, काफी सारे सेक्टर्स में ऑर्डरिंग बढ़ रही है। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक सेगमेंट्स है जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें मुझे लग रहा है कि काफी तेजी हो सकती है। और उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में फिर हम देखें तो रेलवेज भी आ जाता है, डिफेंस भी आ जाता है, पावर T&D आ जाता है। तो ये जो इंफ्रा यूटिलिटीज एंड कैप गुड्स लिंक जो सेगमेंट्स हैं उसमें मुझे लगता है सेकंड हाफ से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दैट मीन्स कि हम जैसे 2025 को एंटर करेंगे ये सब सेगमेंट पे काफी एक्शन की उम्मीद हो सकती है। दूसरा एक है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स अगर देखें तो वो खास करके बैंक्स में हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी है। NBFCs में भी हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमी 6-6.5% प्लस में ग्रो करेगी फॉर FY26 एज वेल एज FY27, तो मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी तरह से पिकअप होगा। बैंकिंग सिस्टम की जो बैलेंस शीट की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट था 2023 और 24 का, वो मेरे ख्याल से 2025 में पिकअप हो सकता है। एंड देन अदर सेगमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, जहां पे हमें एक लंबे समय का ग्रोथ दिखता है फॉर द नेक्स्ट 5 years 10 years करके, वहां पे भी हम पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा एक हम जो थीम देख रहे हैं, एक जो प्रीमियम कंजम्पशन वाली थीम है वो भी हमें अभी भी पसंद है। एंड द न्यू एज कंपनीज जो है, न्यू बिजनेस मॉडल्स हैं जो डिसरप्ट कर रही हैं एग्जिस्टिंग मॉडल्स को, जो नए नए तरीके से कस्टमर या B2B को सर्विस कर रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा लंबा रनवे है। और एज अ हाउस हमारी जो फिलोसफी है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो ये सब सेगमेंट में हमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है फॉर द नेक्स्ट 1 year एज वेल एज फॉर द लॉन्गर टर्म। ओके, अच्छा, मेरी जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली हमारी बीते 4 महीने के, जो 4 महीने में से 5 महीने में से 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टर्बुलेंस वाले रहे, इसमें IT ने अपने हाथ में लीडरशिप रखी है।
पिछले बार के रिपोर्टेड नंबर्स अच्छे थे, ग्रीन शूट्स इन BFSI। अब एसेंशियल ने जिस प्रकार के नंबर्स दिए हैं उसके बाद आपका कन्विक्शन क्या थोड़ा और बढ़ा है IT में कि शायद एक दो क्वार्टर्स लीडरशिप IT के हाथ में रहे? देखिए आईटी में हम सिलेक्टिवली प्ले कर रहे हैं। लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपग्रेड इन अर्निंग्स आएंगी। सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात हो रही है, वो बरकरार रहेगी। ओवरऑल सिचुएशन में देखूंगा कि पिछले 6 महीने में थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है फ्रॉम द डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। उसकी जो मेन वजह है, एक तो जो एआई लिंक जो स्पेंडिंग है उसकी वजह से थोड़ी रब ऑफ हमें आईटी कंपनीज में दिख रही है। और सेकंड चीज है कि उम्मीद बन रही है कि जब ट्रंप पावर लेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप जो जब आएंगे जनवरी में, तो वो बिजनेस फ्रेंडली काफी पॉलिसीज अपनाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात हो रही है यूएसए में, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने की बात हो रही है। काफी सारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जो मेक इन अमेरिका की जो एनकरेजमेंट के लिए बनाई हुई है, वो मेरे ख्याल से रैंप अप ज्यादा होगी। तो यूएस बिजनेस कॉन्फिडेंस, यूएस बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो वो डिमांड सिचुएशन जो है वो आईटी के लिए थोड़ी बेटर है कंपेयर टू बिफोर। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि सिलेक्टिवली मिड कैप आईटी में प्ले कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप आईटी में भी 7-8% की वजह से 9-10% ग्रो करेंगी अगर सिचुएशन इंप्रूव हुई। लेकिन काफी सारी मिड कैप आईटी कंपनी है जो 15-20% तक ग्रोथ दिखा सकती है फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स। वहां पे हम सिलेक्टिवली काफी फोकस कर रहे हैं। ओके अच्छा मेहर जी, क्योंकि मैंने बात IT की दो संदर्भ में करी, आई मीन ग्लोबल मार्केट्स, स्ट्रॉन्ग डॉलर और आई थिंक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो सेम केस अप्लाइज टू आई मीन फार्मा एज वेल। आपका फार्मा में झुकाव किस तरफ है इस वक्त? सो फार्मास्यूटिकल्स में हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट है एक्चुअली, और उसमें न सिर्फ हम यूएस लिंक्ड प्ले कर रहे हैं जिसमें जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं, उसमें सीडीएमओ प्लेस भी आ जाते हैं, लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखें तो उसमें भी हम डायग्नोस्टिक्स के जो प्लेस हैं, हॉस्पिटल के जो प्लेस हैं, उसमें अच्छा अर्निंग्स देख रहे हैं और अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है और अर्निंग्स रिविजन भी अच्छे आ रहे हैं सिचुएशन में। तो ये सारे जो हेल्थ केयर के सेगमेंट्स है, यूएस जेनरिक फार्मा, यूएस सीडीएमओ, global CDMO and global generics, as well as diagnostics and hospitals and healthcare, उस सारे में हम अच्छी तरह से ओवरवेट हैं। ओके चलिए, फार्मा की बात हो गई, यहाँ पे हमने IT की बात करी, तो ग्लोबल सेटअप जिन जिन सेक्टर्स का से सरोकार है उस पर हमने बात कर ली। अब आते हैं एक दो स्पेस पे, और यहाँ पर मेहर जी जिस पे शायद थोड़ा डिस्कशन अब लगे हाथ कर ही लेते हैं। पिछले अगर आप 20 दिन को देखें, एंड स्पेशली जब से महाराष्ट्र के इलेक्शन और उसके बाद से सत्ता में मतलब क्लियरिटी आ गई है, ताजपोशी जिनकी हुई है, ये रियल एस्टेट स्पेस में मूव काफ़ी अच्छा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो तेज़ी सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई वाली कंपनियों में, वो सब में स्प्रेड है, वेदर इट्स साउथ बेस्ड या फिर दिल्ली बेस्ड। रियल एस्टेट, देन रियल एस्टेट एंसिलरी, देन HFCs, इन तीनों रेंज में आप लोगों ने क्या पिक किया है इस वक्त? देखिए रियल एस्टेट में हम बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो के शेप नेचर ऑफ द रिकवरी है वो रियल एस्टेट में भी हमें दिख रही है। तो उसमें मैं कहूंगा कि जो प्रीमियम एंड सेगमेंट को जो केटर करते हैं डेवलपर्स, उसमें हमें ज्यादा तेजी दिख रही है, क्योंकि अभी भी जो ग्रोथ इन डिमांड है वो हाई एंड प्रॉपर्टीज में ज्यादा है। लोअर एंड प्रॉपर्टीज में भी डिमांड है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है और जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हाई एंड में मिलती है वो लो एंड में इतनी नहीं मिलती। तो हम बड़े डेवलपर्स, ब्रांडेड डेवलपर्स, जहां पे हायर एंड सेगमेंट्स को केटरिंग करने की जो ब्रांड है वहां पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी जगह हमें जो इंटरेस्टिंग लग रही है वो कोवर्किंग स्पेस में हमें दिख रहा है कि काफी एक्टिविटी हो रही है, तो वहां भी कोवर्किंग स्पेस पे भी हमारी एक्सपोजर है। मेरे जी इस साल का सबसे बड़ा सेक्टर रहा है स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेज। BSE ने लीड किया उसको, लेकिन CDSL, एंजल वन, कैम्स, उसके अलावा इवन वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, इनमें सब में री रेटिंग हुई है। ये री रेटिंग के बाद ये इन स्टॉक्स में क्या अभी भी दम है पोर्टफोलियो में रखने के लिए? क्या
अभी भी अगले अगर 5 से 6 साल का व्यू लिया जाए तो यहाँ से पैसा बना के देंगे? बिल्कुल। तो आपने फिनेंशियल्स की बात छेड़ी, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि बैंकिंग कैन बी अ इंटरेस्टिंग प्ले, लेकिन फिनेंशियल्स में सो फार हमारा जो ओवरवेट रहा है, वो आपने जो सेगमेंट्स मेंशन किए, वो ब्रॉडली हम कहते हैं कि जो सेविंग्स को चैनलाइज करने वाली जो सेगमेंट्स हैं, वहां पे हमें एक सिक्युलर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है। तो उसमें जैसे आपने कहा, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंजेस, आरएनटी एजेंट्स, वो सारा जो इकोसिस्टम है जो सेविंग्स को केटर करता है, वो मेरे ख्याल से सिक्युलरली ग्रो करेगा एट अ हायर ग्रोथ रेट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसकी मेन वजह यह है कि जो जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, तो जो माइग्रेशन होता है लोगों का, हाउसहोल्ड्स का, फ्रॉम मिडिल इनकम कैटेगरी टू अपर मिडिल, फ्रॉम अपर मिडिल टू एफ्लुएंट, उसका जो ग्रोथ रेट है वो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से ज्यादा रहेगा। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये 10-20 साल की ट्रेंड हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ते हैं लोगों के, जैसे जैसे पॉपुलेशन एफ्लुएंट होती है, तो सेविंग्स का पूल बढ़ता है, तो ये सब सेगमेंट ग्रो करते हैं। हमने बाकी सब कंट्रीज में भी ये देखा है, और इंडिया में भी हम ये उम्मीद करते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। हाँ, टेक्निकली मैं कहूंगा कि काफी सारे स्टॉक्स पिछले साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, हमारे पोर्टफोलियो में भी काफी एक्सपोजर था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो बैंक्स और एनबीएफसीज जो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किए हैं, वो भी शायद कैचअप करते हैं टेक्निकली। तो मे बी 2025 में हम दोनों में अच्छी तेजी देख सकते हैं, न सिर्फ ऑन द नॉन लेंडर्स जिसकी हमने बात की। एक और स्पेस जहां बहुत पैसा बना है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले स्टॉक्स, ईएमएस स्टॉक्स, जहां पीएलआई एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ऑब्वियसली डिक्सन ने उसको लीड किया है, लेकिन बाकी भी यहां पर काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रहे हैं। इधर आपका क्या व्यू होगा? इसमें भी हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हैं, क्योंकि अभी तो हमने सरफेस को स्क्रैच किया है, बहुत ज्यादा काम बाकी है हमारा। इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी एक बहुत सबसे बड़ी आइटम है हमारी आफ्टर गोल्ड। तो ये सब में मुझे लगता है गवर्नमेंट काफी अच्छी तरह से फोकस कर रही है। और जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो फिर इसमें सेगमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। हमने मोबाइल फोन से शुरू किया, फिर टीवी पे गए, और टीवी पे भी बैकवर्ड जाके हम फ्रॉम द फ्रंट एंड टू द बैक एंड एलसीडी पैनल्स, पीसीबी वगैरह में जाते हैं। देन हमने व्हाइट गुड्स इंट्रोड्यूस किया। व्हाइट गुड्स में हम एसी से शुरू किए, कंप्रेसर से शुरू किया, फिर बॉडी तो पहले ही करते थे, लेकिन नाउ वी आर नॉट इवन इंपोर्टिंग कंप्रेसर्स एंड हीट एक्सचेंजर्स। तो व्हाइट गुड्स में भी बहुत सारी आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन है, टीवी है, अगेन बहुत सारी आइटम्स है। तो ये मेरे ख्याल से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड आफ्टर दैट एक्सपोर्ट की जो थीम है, वो भी एक मल्टी ईयर सिक्योर थीम है, जहां पे हम काफी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहेंगे। चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर, और पॉसिबली आपसे जो अगली मुलाकात होगी, बात होगी, मेरे ख्याल से 25 में होगी। तो आपको नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, अनुज की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। अब चलते हैं मितेश जी के पास। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।